हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हमने डीके गोयल से लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, डी सॉल्यूशन ऑफ द फर्म। मैंने आपको कंसेप्ट और फर्स्ट सेकंड करवाया था। आज हम लोग फोर्थ और फिफ्थ तो कर ही रहे हैं, रियलाइजेशन बनाना। उससे पहले एक थर्ड वाला क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने सेकंड किया था, एक्सपेंसेस वहीं से है। आपने सेकंड की प्रैक्टिस की तो थर्ड आपको आ जाएगा। चलो तो पहले मैं आपको थर्ड करवा देती हूँ, फिर आपको आज सिखाती हूँ मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना, है ना, कि कैसे बनेंगे। बिल्कुल इजी है बेटा, बहुत आसानी से आ जाएगा। आप 8-10 क्वेश्चंस भी यदि कर लोगे ना तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और सिंपल है, कंपैरिजन टू एडमिशन रिटायरमेंट, है ना। चलो पहले हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। 2026 एडिशन के हिसाब से डीके गोयल में थर्ड क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। L एक पार्टनर है, was appointed to look after the dissolution process for which he was given remuneration 10,000. Dissolution expenses 8,000 were paid by partner M. Dissolution expenses 5,000. देखो इसी में कंफ्यूजन होगी, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। फर्म पे कर रही है रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर पे कर रहा है तो फर्म पार्टनर को पैसे दे देगी रियलाइजेशन टू पार्टनर। P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution, which he was allowed remuneration 7,000. Realization to P. P agreed to bear dissolution expenses. Okay, P ने कहा कि मैं expenses कर लूंगा, कर लो। और उसके एक्चुअल में 4,000 खर्चा हुआ, उससे मुझे मतलब नहीं भाई, मैंने आपको पैसे दे दिए, अब आप जानो कितना खर्चा हुआ। And a partner was appointed to look after the process of dissolution, which he was allowed remuneration 9,000 and agreed to bear the dissolution expenses. लेकिन यहाँ पे फर्म को करने पड़ गए तो फिर फर्म पी के खाते में पैसे काट लेगी, है ना। सिंपल सी बात, मैंने आपको बोला था आप करना, लेकिन मेरे लग गए तो मैं आपसे ले लूंगी, सिंपल सी बात। और Q एक पार्टनर है, was appointed to look after the process of dissolution, which he was allowed remuneration 18,000. Q agreed to take over stock. अब भाई Q ने रेम्यूनरेशन के बदले में स्टॉक ले लिया तो क्या होगा, अभी देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या बना रहे हैं हम इसमें, जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट तो हम खींच ही सकते हैं कम से कम। इसमें जर्नल एंट्रीज कम दी हुई हैं तो आप है ना इसकी प्रैक्टिस बेटा जर्नल एंट्रीज की टीएस ग्रेवाल से करना। उसके मैंने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, स्टार्टिंग के 1 to 15, है ना। जो भी डीके गोयल से पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज के लिए आप टीएस ग्रेवाल की हेल्प लेना। वहां पे मैंने जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज लिख रखी है थंबनेल पर, उन्हें जरूर करना। पहला एल पार्टनर है, हम उसे डिसॉल्यूशन प्रोसेस के लिए 10,000 रुपीज रेम्यूनरेशन के दे रहे हैं। क्या सिखाया था इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कि ये रियलाइजेशन अकाउंट है ना बेटा। फर्म जो भी पे करती है उसका नाम लिखो। फर्म खुद खर्चा करती है तो टू बैंक, फर्म किसी पार्टनर को देती है तो पार्टनर का नाम। अब यहाँ पे फर्म पार्टनर को पैसे दे रही है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर यानी कि एल। फर्स्ट एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर है बेटा, एल। कितने रुपए रेम्यूनरेशन के, 10,000। क्या नरेशन लिखेंगे, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, पूरा लिखना रियलाइजेशन। नेक्स्ट, डिसॉल्यूशन के खर्चे 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम, तो हमें एम को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि एम ने खर्चा कर लिया। खर्चा किसको करना होता है, फर्म को, है ना। तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। अगर मैं सैलरी पे आपको रख रही हूं तो भी पैसा मेरे पास से जा रहा है, आपने खर्चा कर दिया, मुझे पैसे देने थे तो भी मैं आपको पैसे दूंगी। कितने, एम। कितने रुपए बेटा, 8,000। नेक्स्ट,
डी सॉल्यूशन एक्सपेंसेस 5000। अब इसमें कुछ नहीं बोला है कि डी सॉल्यूशन का खर्चा 5000 हुआ तो फर्म पे करेगी 5000 रुपए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधे कितने रुपए लिख दूं? 5000। फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ध्यान से समझेंगे। पी अ पार्टनर है, हमने उसे कहा कि आप डी सॉल्यूशन का खर्चा करना, डी सॉल्यूशन की प्रोसेस करना, हम आपको 7000 रुपए देंगे। ठीक, तो उसने खर्चा किया, उसका 4000 ही हुआ। मैम उसका 4000 हुआ तो 3000 बच गया, कोई मतलब नहीं। हम उसे कितने पैसे दे रहे हैं? फर्म कितना पे कर रही है? उसको 7000। तो रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल कितना पे कर रहे हैं? 7000। अब उसकी मर्जी, वो कितना करे, उसके ज्यादा लग जाए तो भी उसी का, कम हो जाए तो भी उसी का। ठीक, अब देखो दोनों में अंतर, अब आपको समझ में आएगा। यहां पे हमने उसको 7000 दे दिए और उसी ने खर्चा किया है, लेकिन अगली वाली एंट्री में हमने एन को दिए 9000 रुपए। कितने दिए? 9000। हमने 9000 रुपए दिए। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9000। क्या मैंने 9000 पूरे एन को दिए? हाँ, 9000 रुपए पूरे एन को दिए थे, लेकिन 4000 रुपए उसमें मेरा खर्चा हो गया। मैंने एन को पहले 9000 दिए होंगे, रियलाइजेशन टू एन 9000, लेकिन खर्चा उसको करना था, बट मेरे 4000 लग गए। मेरे 4000 लग गए, फर्म के 4000 लग गए, तो क्या अब मैं एन को 9000 रुपए दूंगी? नहीं ना, क्योंकि 9000 में से 4000 तो मेरा खर्चा हो गया। तो अब मैं एन के खाते में 9 नहीं जमा करूंगी, बल्कि केवल कितने जमा करूंगी? 5। बस ये वाली बात आपको समझना कि डी सॉल्यूशन के खर्चे मैं अगर दे रही हूं सैलरी और मेरे खर्चे लग गए तो मैं आपके इसमें से काट लूंगी। दैट्स इट। यही मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अलग अलग तरीके से समझाया था। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? अगला, क्यू एक पार्टनर है जिसको मैंने कहा कि आप डी सॉल्यूशन की प्रोसेस करना, मैं आपको रेम्यूनरेशन दे रही हूं, लेकिन रेम्यूनरेशन के बदले में मैंने जो स्टॉक था, ठीक है, वो दे दिया। तो एक्सपेंसेस के बदले में मैंने उसे स्टॉक दे दिया, तो अब मुझे इसकी अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यदि हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो मैं स्टॉक, आगे देखो, क्यू agreed to take over stock worth 18,000 as his remuneration. The stock had already been transferred to realization account. स्टॉक मैंने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो मैं उसको रियलाइज करूंगी नहीं, उसको बेच के पैसे नहीं कमाऊंगी, क्योंकि स्टॉक से पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्टॉक को मैंने एज अ एक्सपेंसेस, एज अ रेम्यूनरेशन दे दिया। तो यदि किसी पार्टनर को कोई असेट्स में रेम्यूनरेशन के बदले में दे दूं, तो ना ही मैं रेम्यूनरेशन लिखूंगी और ना ही मैं एसेट्स को रियलाइज करूंगी। ना ही मैं इधर एसेट्स रियलाइज करूंगी, ना ही इधर एक्सपेंसेस करूंगी। मैं स्टॉक के पैसे को कमा कर फिर खर्चा करती, तो ना मैं कमाऊंगी और ना खर्चा करूंगी। नो एंट्री विल बी मेड लास्ट में। क्लियर? ना स्टॉक को बेचने की जरूरत पड़ी, ना खर्चा करने की जरूरत पड़ी, अपने आप ही काम हो गया। ये थे जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस। अब आपको मैं आज से सिखाने वाली हूं डी सॉल्यूशन जब होता है। कंसेप्ट आपने देख लिया था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, और बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनाते, बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे जब सारी चीजें हम बेच देंगे? तो चलो, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस करना। फोर्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, रेशियो 3:2, ऐसे बैलेंस शीट मिलेगी आपको। क्रेडिटर्स, कैपिटल, लैंड, मोटर, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। बिल्कुल मत घबराओ, बहुत इजी है। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. Motor vehicle stock were sold for cash.
Respectively, all debtors were realized full, land and building were sold, creditors were paid off subject to discount of 1700, expenses of realization, prepare क्या क्या करना है, realization, bank, partners capital. ठीक है, देखो बिल्कुल आराम से समझते हैं, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कितने पार्टनर हैं? दो, ए और बी। क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अपन फोर्थ, अब बिल्कुल आराम से समझेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल भी बना लेंगे, लाइन तो खींच ही लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, इधर भी ए और बी। फिर यहां पे बना लेंगे हम बैंक अकाउंट। सब इजी है, बिल्कुल आराम से। देखो सबसे पहले हम रियलाइजेशन में जितनी भी एसेट्स दे रखी है कैश को छोड़कर सारी इस तरफ उतारेंगे। उधर दिया है ना तो इधर, नहीं आता इधर लिखा है, इधर लिखा है, इधर, बस। तो यहां लिखूंगी टू ऑल एसेट्स अकाउंट। सारी एसेट्स है ना बेटा, सब लिख दो लाइन से। लैंड एंड बिल्डिंग, पहले हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो बुक में दे रखी है बैलेंस शीट में वो उतारेंगे, ये वाली, ठीक है। मोटर व्हीकल में शॉर्ट लिख रही हूं, आप मत लिखना। स्टॉक, अच्छा डेटर्स में हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमें कौन सी वैल्यू उतारनी है, अंदर वाली, लेस प्रोविजन वाली नहीं, वो इस तरफ उतारना। बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट, इधर लिखना प्रोविजन फॉर डेटर 2450, ठीक है। डेटर्स की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, अंदर वाली, और जो प्रोविजन होगा वो हमेशा इधर। इसको कुछ नहीं करना, बस लिखना है। फिर कैशड बैंक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बैंक ऑलरेडी कैशड बैंक, यहां बैलेंस उतार देना, टू बैलेंस बीडी। कितना है कैशड बैंक? 13,650, ये भी साथ के साथ उतार ही देना। इधर क्यों लिखा? असेट से, इधर लिखा है तो इधर। लाइबिलिटी में आपको किसका पेमेंट करना है? सिर्फ एक, क्रेडिटर्स 97,500। सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी उतार लो, फिर जितनी एसेट्स हैं ये सब इधर बाय बैंक करके, क्वेश्चन में बैंक था तो बैंक करके किसको कितने रुपए में बेचा आपको सब देंगे, आपको सिर्फ लिखना है। देखो हमने मोटर व्हीकल को बेचा 16,950 में, हमने स्टॉक को बेचा 77,600 में, हम डेटर से हमें पूरे पैसे मिले, फुल पूरे लिख दो। मैम ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल मैंने तो पहले ही कहा था, जिससे जितना पैसा मिल रहा है वो ऐसा कैसा इधर उतार दो। इधर लिखा है तो इधर उतरेगा, इधर। और लैंड एंड बिल्डिंग से कितने मिले? और क्रेडिटर्स वर पेड, क्रेडिटर्स ये रहे तो इधर नहीं, क्रेडिटर का पेमेंट इधर। वही बात, फर्म के पास पैसे आए तो इधर, फर्म ने पैसे दिए तो डेबिट में। अब जो क्रेडिटर्स हैं उनमें से 97,500 में से 1700 का डिस्काउंट है ना, 1700 रुपए का डिस्काउंट है। मतलब मैंने 97,500 माइनस 1700, मैंने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया? 95,800।
मैम अंदर क्यों लिखा? क्योंकि डिसोल्यूशन का खर्चा भी हुआ है 1250, तो मैं इसे भी ऐड करके लिख देती हूँ 9750। ऐसा क्यों? अभी पता चलेगा ऐसा क्यों। जितने कम बाहर होंगे उतनी जल्दी क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, सारी असेट्स इधर आ गई, ऊपर टोटल कर लेती हूँ 30,000, 18,300, 2,343,000 प्लस 97,050, 3,31,350, ये भी लिख दिया मैंने। इधर 2,450, 97,500, 99950, सब टोटल करके लिख रही हो ना बेटा। अब 16,950, 77,600, 11,3200, 4,3500, 2,51,250, 3,51,200। दोनों तरफ क्यों लिख दिया? बस आपको समझाने के लिए। किधर का टोटल बड़ा है? इधर का, उसमें से ये माइनस होंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है, यहां लिखूंगी 2 प्रॉफिट ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर होगा? सारे पार्टनर्स को। कितने रुपए का? 3,51,200 माइनस 3,31,350, 19,850। अब टोटल ये वाला लिख दूं 51,200। 19,850 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा? 3:2। क्लियर? इसी तरह से रियलाइजेशन बनेंगे, असेट्स उतारेंगे, उनको सेल करेंगे। सेल क्यों कर रहे हैं मैम? क्योंकि हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, शॉप क्लोज कर रहे हैं, तो या तो सेल होगी या पार्टनर ले जाएगा, और जितनी लायबिलिटी है वो इस तरफ पेमेंट होगी। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे? बिल्कुल बेटा, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखो, रियलाइजेशन के बाद अगला क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिख दोगे? कैपिटल। कैपिटल किस तरफ लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी 85,000 और 63। फिर क्वेश्चन में यदि रिजर्व हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यहां पे रियलाइजेशन में WCR, IFR ये सब चीजें आएंगी, लेकिन ये सब चीजें पार्टनर्स में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। हर चीज का एक लॉजिक है। कैसे? जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे समझाऊंगी, अभी फिलहाल नहीं है। चलो अभी यहाँ पे देखो, पार्टनर्स का नाम सिर्फ यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा कहीं पे भी पार्टनर्स का नाम है नहीं, सिर्फ प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट है 2 में, तो मैं लिखूंगी बाय में, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितने रुपए बेटा? 11,910 और 7,940। ये जोड़कर इनको पेमेंट कर दिया जाएगा टू बैंक। यहां पे बैलेंस मत लिख देना, बैलेंस CD। आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, बल्कि बिजनेस को बंद कर रहे हो, तो आपको पार्टनर का भी जितना पैसा है वो सब पेमेंट करना है। आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है अमाउंट पेड टू ए। आप ए को 96,910 पैसे देंगे, 96,910, और आप बी को कितना पैसा देंगे? 63 और 7,940, 7,940। आपको दोनों को पैसे देना है। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान बंद हो गई तो पार्टनर्स भी अपना पेमेंट ले लेंगे। मैडम पार्टनर्स पेमेंट कहां से ले लेंगे? इसलिए तो एसेट्स बेची। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत? बहुत इजी है। बैंक अकाउंट, यहां से स्टार्ट करती हूं। बैंक का बैलेंस ये रहा। अब देखो, यदि आप बैंक 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 बार बार लिखते
तो आपका बैंक अकाउंट कितना बड़ा हो जाता, पर मेरा कितना छोटा है, एक बार टू बैंक एक बार बाय बैंक। तो जो टू बैंक लिखा है वो मैं बाय साइड लिखूंगी बाय रियलाइजेशन करके। लेजर का रूल, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता है। टू बैंक लिखा है बाय रियलाइजेशन, बाय बैंक लिखा है टू रियलाइजेशन। इतने पैसे मेरे पास आए और उतने गए, और है टू बैंक। रियलाइजेशन नहीं, यहां पे ए का नाम आएगा बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल। कितने रुपए, 96 910 और 70 940 हो गया। बिल्कुल, कितना आसान है। जितने बैंक डेबिट साइड है सारे क्रेडिट में उतार दो, जितने क्रेडिट साइड है वो डेबिट में उतार दो, और फिर प्लस कर लो, दोनों तरफ का टोटल सेम होगा। ये आंसर आ गया आपका, आया, बिल्कुल आ गया होगा, है ना। कमेंट में जरूर करके बताना कि मैम अच्छे से आ गया, जरूरी है। कमेंट तो किया करो बेटा, अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, है ना। मैं तो होती हूँ मोटिवेट, जब स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लिखते हैं तो ऐसा लगता है और मेहनत करें और मेहनत करें। चले, क्वेश्चन आया, अब अगला करते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, लोन भी दे रखा है। लोन में क्या करते हैं, और 60% 120% सब कुछ है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसको आईएमपी लिख लेना। ए बी पार्टनर्स है 2:1, देयर बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स हैं एज लोन और जनरल रिजर्व, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कैपिटल इधर कैश एट बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और बीज लोन। पार्टनर के लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते हैं, इन्हें अलग से बनाएंगे। नीचे लिखिए इंफॉर्मेशन बेटा, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय ए, तो ए का नाम लिख देंगे, उसने 60% पे ही लिया है। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बी, उसने 120%, मतलब 100% की जगह उसने 120% वैल्यू दी। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ by giving them stock at 75% of book value and balance in cash। मैं आपको विद एग्जांपल समझा रही हूँ बोर्ड पर। Debtor realized 20% less, A's loan was paid off with interest for 6 months, realization expenses amounted to 1000। You are required to prepare realization, A's loan, B's loan, partners capital, bank। सबसे पहले इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, सिर्फ इंपॉर्टेंट से काम नहीं चलेगा। क्या लिखना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे लोन अकाउंट बता रही हूं, ध्यान से समझेंगे पहले, फिर इसको सॉल्व करके देखना। कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th। पार्टनर्स कैपिटल 2 ही है क्या, हाँ, ए और बी। चलो, तो लाइन काम आ जाएंगी। बैंक तो पहले रब करूं, पहले लोन अकाउंट बताऊंगी। चले, 5th क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले मैं सारी एसेट्स उतारते हैं। और इस तरफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। एसेट्स उतारे, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 180, स्टॉक 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 150, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। बेटा आप शॉर्टकट मत चलाना, लोन यहां नहीं आएगा, अलग से बनेगा। अभी बताते हैं। इधर क्रेडिटर्स, डेटर्स का प्रोविजन लिखूं पहले, तो प्रोविजन फॉर डेटर्स 10,000 और क्रेडिटर्स 2,10,000। अब टोटल कर दें, 2,10 और 10 220,
एक 80 2, 4 और 2 6, 6 और 7 750, 7,50,000 प्लस 180, 9,30,000। अब बेटा ध्यान से समझना, पहला प्लांट एंड मशीनरी को ए ने ले लिया, ये रही प्लांट एंड मशीनरी, इसको ए ने ले लिया, तो बाय एज कैपिटल लिखेंगे। क्या लिया उसने? प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे है ना, बेचा नहीं है, ए ने लिया। अब ध्यान से सुनना, उसने केवल 60% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का है, बट जब खरीदा था तब था ना, अब तो वैल्यू कम मिलेगी, किसी की ज्यादा भी मिल सकती है। हमें सिर्फ उतना लिखना है जितना उसने पे किया है या लिया है। तो 4 लाख का 60%, 4 6 24, 2,40,000 में लिया, 4 लाख का 60%। ठीक, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट को बी ने लिया, ये रहा इन्वेस्टमेंट, किसका नाम लिखूं? बाय बीस कैपिटल। अब इसने 120% पे लिया, 1,50,000 का 120%, तो कितना होगा? 30,000 आएगा आई थिंक, 180, 1,50,000 इंटू 120%, यस 180। क्लियर? ये तो सिंपल था। अब देखो सन्ड्री डेटर क्रेडिटर्स, आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं? 2,10,000 के। आपने बाय गिविंग देम स्टॉक, हमने उनको क्या दे दिया? स्टॉक। हमने इनको 2 लाख का स्टॉक दे दिया, ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन हमने क्रेडिटर्स को 2 लाख का स्टॉक दिया, लेकिन 75% बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश, मतलब 2 लाख का स्टॉक दिया, लेकिन क्रेडिटर्स ने उसकी केवल कितनी वैल्यू मानी है? 75%। मैं कह रही हूं कि भाई ये 2 लाख का स्टॉक है, वो कह रहे हैं आपका 2 लाख का है, पर मैं तो इसका 75% ही दूंगा। तो 2 लाख का 75%, वो उसने मुझे सिर्फ 150 रुपीज ही दिए, 150,000, 1,50,000। 2 लाख का स्टॉक दिया तो ये स्टॉक तो चला गया, लेकिन क्रेडिटर्स में पूरे 2 लाख का पेमेंट नहीं हुआ, क्रेडिटर से पेमेंट केवल 150 का ही हुआ, तो मेरे अभी भी क्रेडिटर 60,000 के बचे हैं। तो जो 2 लाख का स्टॉक दिया उसकी तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। देखिए मैं चेन लेने गई और मैंने अपनी पुरानी चेन दी, पुरानी चेन को मैंने कहा कि ये तो 1 लाख की है, मैडम होगी, अभी इसके 80 मिलेंगे। तो 2 लाख का स्टॉक था, उससे पैसे केवल 1.5 लाख ही मिले हैं, तो 2,10,000 में से 1.5 लाख रुपए तो स्टॉक के कट गए, बाकी क्रेडिटर्स कितने के बचे? 60,000। तो जो 60,000 के क्रेडिटर्स बचे हैं आपको उसका पेमेंट करना है। आपको जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट करना है। बचे हुए क्रेडिटर्स तो 210 में से केवल 150 ही गया है, बाकी का 60,000 आपको पेमेंट करना होगा। मैम जो स्टॉक दिया तो इधर स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, इधर क्रेडिटर्स भी नहीं लिखेंगे। अगर हमें किसी लायबिलिटी का पेमेंट करना है और उसके बदले में हम कोई असेट्स दे देते हैं तो उसकी फर्म में कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर? आगे डेटर से रियलाइज 20% कम हुआ है, तो डेटर्स कितने के हैं बेटा? 80,000 के। अब इससे पैसे मिले हमें बाय बैंक, किससे मिले? केवल डेटर से। 20% कम, तो 180 का 20% हुआ 36,000, तो हमें डेटर से केवल 1,44,000 ही मिले। 20% लेस बोला है तो 180 में से 20% लेस किया है, ठीक है, 36,000। नेक्स्ट लोन है ना। अब सुनिए इधर देखिए, एज लोन, लोन अकाउंट भी बनाना है ना, एज लोन। ए का लोन का बैलेंस इधर क्रेडिट साइड लाइबिलिटी में दिया है ना, लाइबिलिटी इस साइड दिया है, तो हम इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मैम लोन ने, बेटा कंफ्यूज की जरूरत नहीं है, इधर लिखा हो तो इस साइड लिखना, लेफ्ट में दिया है तो राइट, राइट में दिया है तो लेफ्ट, बैलेंस उतार दो। कितने का बैलेंस है? 50,000, ये रहा 50,000। पेमेंट कर दो टू बैंक। कुछ नहीं दिया होता तो 50 लिख देते, बट उसने कहा कि हमने 6 महीने का इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया, तो हमने 50,000 का लोन 12% के इंटरेस्ट के साथ 6 महीने का
इंटरेस्ट दिया है, लोन पे 6 महीने का इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया तो 12% से 3,000 रुपए, तो इंटरेस्ट के तो 50 और 3, टोटल हमने कितना पेमेंट किया 53,000। कितना पेमेंट किया 53, करना कितना था 50,000 तो लोन का पेमेंट किया और 3,000 का इंटरेस्ट दिया, तो इधर हो गया 53। एक्स्ट्रा पेमेंट कहाँ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, सेम होता तो कुछ नहीं, तो ये बाकी जो जाएगा वो कहाँ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कितने रुपए 3,000। मैम 50 की जगह यदि 45 पेमेंट करता तो भी रियलाइजेशन में, यदि लोन का पेमेंट कम हो तो प्रॉफिट, ज्यादा हो तो लॉस, जो भी प्रॉफिट लॉस लोन अकाउंट का होगा वो रियलाइजेशन में जाएगा। अब ये बाय रियलाइजेशन लिखा है तो यहाँ पे टू साइड लिखूं, टू इज लोन इंटरेस्ट, ठीक है, कितना 3,000 बस। और कुछ है, हाँ डिसोल्यूशन के खर्चे 1,000, डिसोल्यूशन के खर्चे किस नाम से आएंगे बैंक के नाम से, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कितने रुपए बेटा 1,000। अब निकालते हैं हम, कहा था ना मैंने इंपॉर्टेंट है आंसर, क्या आ रहा है इसमें प्रॉफिट की लॉस, देखते हैं 930 प्लस 60 प्लस 3 और 1 4, 9,94,000 और इधर का कम है तो माइनस कर ही जाते हैं 220, 2,40,000, 180 और 144, 2,10,000। ये आपका आंसर आ गया बेटा लॉस बाय लॉस। कितने का आया 2,10,000, 9,94,000। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी, कौन से रेशियो में 2:1, तो 2/3, 70 और 140 आया। पार्टनर्स कैपिटल, चलो पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, बाय बैलेंस बीडी लिखूं सबसे पहले 4 लाख और 2,50,000। जनरल रिजर्व दिया है बाय रिजर्व 93, 90 इंटू 2/3, 3 3 जा 9, 60,000 और 30,000। और सुनिए अब देखो, इधर देखो पार्टनर्स, ये तो लोन है ना, पार्टनर्स का नाम इधर देखो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, ये पार्टनर्स के नेम है तो कहाँ जाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल में, बाय में लिखा है तो कहाँ जाएगा टू में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 2,40,000 और 1,80,000। और पार्टनर का नाम ये रहा, पूरा लिखना लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, टू रियलाइजेशन लॉस 140 और 70 और हो गया। अब जो बचेगा या तो टू बैंक या बाय बैंक, अभी तो टू बैंक ही हो रहा है, पेमेंट करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं आता है यहां पर क्योंकि हम फर्म बंद कर रहे हैं। 4,60,000, 250 और 30, 2,80,000, 280 में से 180 और 70 गए, 30,000 दे रखे क्या इन्होंने आंसर, बिल्कुल दे रखे, 30 और 80। अब आया आपको, और यहां 80, दो 40 और 1 40, 380, 380 और 60। अब क्या बनाना है, अब देखो बेटा असेट साइड में भी 20 लोन लिखा है ना, ये फर्म ने लोन दे रखा था, तो जब फर्म डिसॉल्व होगी तो बी से भी पैसे लिए जाएंगे, आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अब लेफ्ट राइट करना। 20 लोन दे रखा है असेट साइड में, तो मैं टू साइड में लिखूंगी टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए 20,000, इधर लिख देना बाय
बैंक कितने रुपए 20,000। समझे? तो सिर्फ इतनी सी बात है कि फर्म ने बी को पैसे दे रखे थे 20,000 रुपए उधार, जब डी सॉल्यूशन हुआ तो बी से 20,000 रुपए ले लिए। ठीक, अब लास्ट में क्या बचेगा? बैंक अकाउंट, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैंक में कैश एट बैंक कितने रुपए दे रखे हैं? 60,000 इस साइड। फिर हमारी मैम ने क्या सिखाया? यहां से स्टार्ट करूंगी, ये रहा बैंक, ये रहा बैंक। जो टू बैंक है तो मैं बाय साइड लिखूंगी बाय रियलाइजेशन। कितने रुपए? 60,000। बाय रियलाइजेशन कितने लिखूंगी? 1,000। फिर इस साइड चलेंगे, बाय बैंक 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 बैंक, ये रहा, तो मैं टू रियलाइजेशन लिखूंगी 1,44,000। और बैंक, ये रहा टू बैंक ए और बी में, तो बाय, इसका मतलब जितना पैसा आया और जितना गया दोनों लिखना है, 80 और 30। और लोन, ये मत भूल जाना, स्टूडेंट्स लोन अकाउंट बनाना भूल जाते हैं, लोन का पैसा लिखना भूल जाते हैं। इसमें टू बैंक लिखा हुआ है ना, तो मैं बाय तरफ लिखूंगी बाय एज लोन 53। और इस साइड बाय बैंक लिखा है तो मैं टू बीस लोन लिखूंगी। लोन अकाउंट बच्चे बोलते हैं नहीं आता, क्या नहीं आता बेटा? टू का लिखा है तो बाई साइड लिख दो, बाई में लिखा है तो टू साइड लिख दो। लोन का बैलेंस उतार के बैंक ही तो लिखना है। अब टोटल कर लो, 60, 144 और 20, 224, ये आपका आंसर आ गया 2,24,000। इधर बात करते हैं 80, 60, 31 और 53, 2,24,000 आया। अब आपसे मुझे एक चीज चाहिए, अगर आगे वीडियोस कंटिन्यू चाहते हो तो इस वीडियोस में कम से कम मुझे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मिलने चाहिए कि हाँ मैम हमें समझ में आया है, हमें अच्छा लगा है, हमें सब कुछ आ गया है, आपका पढ़ाना समझ में आता है। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए, ठीक है, ताकि मैं और मेहनत करने के लिए मोटिवेट हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करके बताए, 5th वाला बहुत अच्छे से समझाया भी है। अच्छे से मेहनत करना, पढ़ना और कमेंट्स करना बहुत सारे, और हाइप जरूर करना, ठीक है। मुझे भी तो पॉइंट्स दो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। बाय बेटा।